हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से मैं संतोष कुमार आप लोगों के बीच बिहार स्पेशल का सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोगों को पता है कि हम लोग बिहार ज्योग्राफी का सेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि बिहार एक परिचय, जिसमें बहुत सारी बातें हमने पढ़ा कि बिहार में अगर हम थोड़ा रिकॉल करें बातों को, तो हम अगर शुरुआत से देखें तो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि जो बिहार है, बिहार का सामान्य परिचय हम लोग देखे थे। देन फिर हम लोग कैपिटल ऑफ बिहार, पटना का क्या क्या नाम है, पटना से गंगा नदी बहती है, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग बढ़े कि बिहार का स्थापना कब हुआ था। बिहार उड़ीसा प्रांत दोनों एक साथ मिलकर के अलग हुई थी 1936 में। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, राजभाषा के बारे में पढ़ा, देन हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, और फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग राज्य प्रतीक जो स्टेट सिम्बॉल्स था उसके बारे में पढ़ा। देन उससे आगे बढ़कर बिहार का क्षेत्रफल देखा, लंबाई चौड़ाई और कितना परसेंट एक्वायर करती है बिहार पूरे ओवरऑल इंडिया का। देन फिर हम लोग पूरा का पूरा बिहार का बाउंड्री देखा कि नेपाल के साथ कौन सी बाउंड्री शेयर होती है बिहार की, और फिर जो वेस्टर्न अर्थात यूपी के साथ कौन सा बाउंड्री लगता है, और झारखंड के साथ कौन सा लगता है, और फिर इधर पश्चिम बंगाल के साथ कौन सी बाउंड्री लगती है। देन प्रशासनिक इकाइयाँ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में हम लोग देखे कि डिविजन्स 9 थे। ये सारा चीज़ हम लोग कर लिए थे, राज व्यवस्था वगैरह, और बिहार विश्व में प्रथम किस किस कंडीशंस में था, कौन कौन से पोजीशंस में है बिहार। देन फिर हम लोग बिहार में जो पोस्ट होल्डर्स थे, जिसमें हम लोग बोले थे कि कुछ विशेष लोगों को कुछ विशेष प्रकार की उपाधि दी गई है, वो सारा हमने कर लिया था। और आई थिंक आप लोग जब क्वेश्चंस उठा रहे होंगे और उसमें बिहार स्पेशल के पोर्शंस को सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल भी रहा होगा। और बिहार में पहली फिल्म वगैरह हम लोग देख लिए थे, समाचार पत्र के बारे में भी हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लिया था। बिहार में यूनेस्को के 2 साइट्स ये भी हम लोग कर लिए थे, प्रख्यात व्यक्तिक विकल्प, ये सारा। उसके बाद हम लोगों ने पुरातात्विक जो पैलेस है, जहाँ से मिसोलिथिक पीरियड्स और आपका पिलियोलिथिक्स और नियोलिथिक्स, इन इराज के बहुत सारे एविडेंस हमें बिहार से देखने को मिला था, जिसमें हम लोग मुंगेर में नालंदा, जेठियंस, गया, ये सब पढ़े थे। मध्य पाषाण का भी हम लोग देख लिए थे, और नव पाषाण का भी हम लोग यहाँ पर देख लिए थे, और अन्य स्थल भी ऑलमोस्ट हम लोग देखते हुए नहीं, अन्य स्थल हम लोग देखे थे। और देन फिर हमारा बच रहा था कैल्कोलिथिक साइट से। तो आज का जो हमारा क्लास होगा यहाँ कैल्कोलिथिक साइट से स्टार्ट होगा। इससे पहले कि हम लोग कैल्कोलिथिक साइट्स पे जाएं, हम आपको फिर से एक बार रिकॉल कर दें कि जब शुरुआती जीवन था, जब मनुष्य का शुरुआती पीरियड्स था, जिसमें कि मनुष्य को कुछ नहीं आता था, दैट मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ जीवन यापन करते थे, और जीवन यापन करने के लिए जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं थी वो सिर्फ और सिर्फ उसको ही कर रहे थे। अर्थात वो जीवन यापन करने के लिए जो शिकार करना होता था, हंटिंग करते थे, और कुछ दिन उस शिकार किए हुए जानवरों को या फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स उसको किसी किसी पेड़ में मिलते थे, उसको पकड़ के कलेक्ट करके रखा करते थे, पर वो व्यापक परिधि में नहीं रखा करते थे, वो छोटे छोटे 1 से 2 दिन 3 दिन का रखते थे। और इस प्रकार से जो शुरुआत का पीरियड्स था, उस समय जो हंटिंग के लिए टूल्स, औजार्स वगैरह का यूज किया जा रहा था मनुष्य के द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा कहें तो उतना ज़्यादा उसमें परफेक्शन नहीं था, उतना ज़्यादा वो शार्पनेस नहीं था, उतना ज़्यादा वो प्रॉपर तरीके से एक निशाने पे जाने लायक नहीं था। और उसी को जब यानी मीसोलिथिक पीरियड्स में जब हम लोग आए थे, मीसोलिथिक पीरियड्स में हम लोग ने देखा कि मीसोलिथिक पीरियड्स में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, ज़्यादा कुछ यानी जो 1 लाख वर्ष पहले, 1 लाख BC में हम लोग ने जिस प्रकार के औजार का इस्तेमाल सीखा था, उसी प्रकार के औजार्स में हम लोगों ने सटीकता हासिल कर ली, यानी उसको और ज़्यादा सटीक बनाने लगे, छोटे से छोटे हथियार बनाने लगे। यानी कहें तो इतना छोटा कि मांस वगैरह को पिन करके पकाने की सुविधाएं नवपाषाण काल में हमें देखने को मिलने लगा। यानी सीधा सा मतलब है कि जो औजार था, औजार में सटीकता आ गई, औजार में परफेक्शनिस्ट यानी उसमें शुद्धता आ गई, और ज़्यादा
बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के औजार्स हमें मिलने लगे। लेकिन ध्यान रखना है कि वह सारे के सारे औजार्स जो थे वह स्टोन के ही बने करते थे, यानी पत्थर के ही बने करते थे मेसोलिथिक इरा तक। यानी अभी तक कोई भी मेटल्स का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं किया जा रहा था। देन फिर हम लोग आगे आकर के नवपाषाण में हम लोगों ने देखा कि मनुष्य को के अंदर जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने का या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने की प्रवृत्ति आ गई। यानी मनुष्य सीख लिया कि कोई चीज़ को खा करके, कोई फ्रूट्स को खा करके अगर हम फेंक रहे हैं तो वहाँ उसी फ्रूट्स का एक पेड़ बन जा रहा है और वह पेड़ फिर से वही बहुत सारे उस प्रकार के फ्रूट्स दे रहे हैं। तो दैट मीन्स अब वो सारे फ्रूट्स को तोड़ करके मनुष्य एक जगह कलेक्टिव वे में बहुत सारे व्यापक मात्रा में स्टोर करने की सोचने लगे। देन फिर इसी समय में हमें देखने को मिलता है जो नियोलिथिक पीरियड्स है, उस समय की आग का आविष्कार हो गया था। तो आग के आविष्कार होने से सबसे बड़ी बात यह हुई कि आग के आविष्कार से जो मांस था, जो मीट वगैरह था, कच्चे मीट का जो सेवन करते थे मनुष्य, उसे अब वह पका कर खाने लगे। दूसरा, जो जंगली जानवर वगैरह उस पर आक्रमण किया करते थे, उससे बचने के लिए वह आग का प्रयोग करने लगे। अर्थात वह पहले तो मनुष्य किसी घर में नहीं रहा करता था, जंगल में घुमंतू की तरह इधर से इधर भटका करता था। तो जहाँ पर रहता था, कई बार क्या होता था कि एनिमल्स उस पर अटैक कर देते थे। तो एनिमल और ह्यूमन अटैकिंग यानी यह प्रक्रियाएं बहुत चलती रहती थी। कई बार क्या होता था कि एनिमल मानव को खा जाता था और कई बार क्या होता था कि मानव जो है अपने विशेष प्रकार के औजार से, विशेष प्रकार के उपकरण से उस जानवर को मार देता था। तो ये घटनाएं लगातार चलती रहती थी। लेकिन जब नियोलिथिक साइट्स आया, नियोलिथिक एज आया, अर्थात कहें तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व का समय आया, उस समय हमें देखने को मिलता है कि आग का आविष्कार हो गया। और आग के आविष्कार के बाद मानव जहाँ पर भी रहते थे, जिस केव में रहा करते थे या जिस एरियाज में रहा करते थे, उसके चारों साइड्स वह आग जला देते थे पेड़ पौधों के पत्तों के द्वारा। और आग जलाने से फ़ायदा उसको यह हो जाता था कि जो उधर से आने वाले जानवर होते थे वह इस एरियाज में इंटर नहीं करते थे, तो इसका फ़ायदा उसे मिला। देन फिर हम लोग नियोलिथिक एज में ही हम लोग यह भी देखते हैं कि इसी समय जो है पहिया का आविष्कार हो गया है, चाक पहिया का आविष्कार हो गया है। तो पहिया के आविष्कार से भी बहुत सारा जो फूड ग्रेन्स था उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान हो गया। दूसरा, चाक के रूप में उसका यूज होने लगा। चाक आप देखते होंगे जो मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए आज भी चाक का प्रयोग किया जाता है। तो उस प्रकार से तरह तरह के डिजाइनदार बर्तन, मृदभांड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारे बनाए जाने लगे। और इस प्रकार जो मानव आज तक भटक भटक करके इधर उधर जा करके फूड को तोड़ करके, फूड को गैदर करके, हंटिंग करके जीवन जी रहे थे, वह मानव कहीं ना कहीं नियोलिथिक एज में आते आते फूड प्रोडक्शंस में अपने आप को लगा दिया। और जब फूड प्रोडक्शंस में लगा दिया, दैट मीन्स अब मानव कहीं एक जगह जितना दिन उसने फूड को लगाया, उतना दिन फूड को जिस समय वो सोइंग किया और जिस समय उसका वो कटाई करेगा, उतना जो टाइम फ्रेमवर्क है, उतने दिन वह मानव उस जगह पर रहने लगा। यानी इसी प्रकार से जो भी एरियाज में मानव फूड प्रोडक्शंस करते थे वहाँ पर वो लोग रहने लगे। और इसी दौरान, इसी सीक्वेंस में धीरे धीरे करके एक सोसाइटी, समाज का निर्माण हुआ और लोग जो है कलेक्टिव वे में समूह बना करके रहने लगे। उससे पहले लोग समूह में बहुत कम रहा करते थे, इधर उधर भटका करते थे। और मेजरली जो है कई बार किसी जानवर के प्रकोप से या बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी जो मानव के लिए कहें तो दुर्घटना के समान होती थी और मानव मारा जाता था। लेकिन जब वह कलेक्टिव वे में रहने लगा और सबके सब समूह में रहने लगा, तो एक कलेक्टिव वे में सारे के विचार आगे आए और वहीं से हमारा समाज की उत्पत्ति हुई। तो इस रीजन्स में हमें इसके बाद जो आगे का समय आता है, दैट इज कैल्कोलिथिक साइट्स। यानी यह एक ऐसा समय है जब मानव ने कृषि भूमि के लिए जो पत्थर का यूज कर रहा था, यानी खेत को जोतने के लिए पहले मानव स्टोन का प्रयोग कर रहा था, पत्थर का प्रयोग कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि मानव को एक मेटल्स मिला जिसको हम लोग कॉपर बोलते हैं।
तांबा, तांबा मिला और उस तांबे के प्रयोग से उसने देखा कि जो मिट्टी को स्टोन तोड़ने में काफ़ी टाइम लेता है और कई बार स्टोन खुद ही टूट जाता है, वह काम तांबा काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम मेहनत से कर दे रहा है। तो जिस समय मनुष्य ने इस तांबे के मेटल का प्रयोग अपने प्रोडक्शंस में, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में, अपने खाने पीने के सामान में करना शुरू किया, उस समय के काल को ही हम लोग कैल्कोलिथिक काल बोलते हैं। तो इसमें अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान दे दें कि जितने भी समय हैं, जितने भी हमने कालखंड देखा, यानी शुरू से देखें तो पैलियोलिथिक्स, मीसोलिथिक्स और फिर नियोलिथिक और लास्ट कैल्कोलिथिक्स, ये चारों पीरियड्स के, ये चारों समय के एविडेंस हमें बिहार की धरती से देखने को मिलता है। हम लोग जो पिछला क्लास में हम लोग ने देखा कि पूरा पाषाण काल का जो एविडेंस है हमें मुंगेर के भीमबांध वगैरह एरिया से, गया से देखने को मिल रहा था, मध्य पाषाण का भी मिल रहा था। यानी इससे यह बात हमें पता चलता है कि यह जो बिहार की धरती है यह आज से ही नहीं है, बल्कि जिस समय से मनुष्य का अस्तित्व है या जिस समय से मनुष्य अपने आप को विकास की प्रथम अवस्था में देख रहा है, वहाँ से ही हमारा यह बिहार में मनुष्यों का आगमन या फिर मनुष्यों का रहने की व्यवस्था है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि बिहार के रीजन्स में मनुष्य के रहने के पीछे एक मेजर रीजन्स यह भी है कि बिहार के रीजन्स में कई सारी नदियाँ बहती है। आपको हमने रिवर ऑफ बिहार में आपको पढ़ाया है कि जो बिहार है, बिहार के बीचों बीच गंगा रिवर जाती है और नॉर्थ बिहार में बहुत सारी, नॉर्थ बिहार में गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। और मनुष्य जो हैं, जब उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस का ज्ञान हो गया, दैट मीन्स इन न्योलिथिक्स पीरियड्स में, तो मनुष्य जो है वो फर्टाइल लैंड जो गंगा के दोनों साइड जो दियरा क्षेत्र था वहाँ पर उसको मिल रहा था। इरिगेशंस के लिए उसे गंगा का वाटर या फिर कोसी या फिर गंडक, गोमती या बागमती, कमला बलान, ये सारे नदियों का पानी का प्रयोग वह कर पा रहा था इस रीजन्स में। इसलिए भी यहाँ पर लोगों का बर्ताव हमें देखने को मिलता है और यह इसका सारा एविडेंस हमें बिहार के विभिन्न विभिन्न स्थलों से देखने को मिलता है। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे कि कोई भी सभ्यता, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी सभ्यता का विकास किसी न किसी रिवर बेसिन पर ही हुआ होता है। तो रिवर बेसिन पर सभ्यता का विकास कैसे हुआ? सीधा सा मतलब है कि जब व्यक्ति में फूड प्रोडक्शंस का ज्ञान आया तो वह जाकर के रिवर बेसिन्स में, चूँकि फर्टाइल लैंड मिलता है, इरिगेशंस मिलता है और फर्टाइल लैंड के कारण और इरिगेशंस के कारण उसे मास प्रोडक्शंस प्राप्त हो जाता है। इसलिए लोगों का वहाँ पर जमावड़ा होता है और उसी जमावड़ा से एक सभ्यता का निर्माण होता है। जैसे आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वहाँ पर भी इसी कारण से मानव के अवशेष या मानव हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आप मेसोपोटामिया का नाम सुने होंगे कि मेसोपोटामिया का सभ्यता, वहाँ पर भी रिवर्स के किनारे ही है, नील नदी के किनारे ही है सभ्यता का विकास। उसी प्रकार गंगा नदी के किनारे हमें बहुत सारे लोगों के, जो पुराने समय का बात है, उन सारे लोगों के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, उनके औजारों के अवशेष देखने को मिलते हैं और विभिन्न पीरियड्स के जो विभिन्न समय हैं उनके स्पेशली समय के हमें टूल्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ताम्रपाषाण स्थल में, यानी कि कैल्कोलिथिक साइट्स में सबसे पहला जो ताराडी है, ताराडी हमने बताया था आपको कि ताराडी इन मुंगेर में ताराडी है। चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर और वैशाली से अलग अलग मिट्टी के बर्तनों की खुदाई की गई है। हमने आपको बताया कि जो चाक है, पहिया है, उसका आविष्कार कहीं ना कहीं नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक्स पीरियड्स में हो गया था। और नियोलिथिक्स पीरियड्स में जब वह बना है तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग प्रकार के मिट्टी की बर्तन बनाने के लिए उसी चाक का प्रयोग किया जाता था। तो यह सारे चीज़ों का यानी मिट्टी के बर्तनों का जो अवशेष है हमें देखने को खुदाई में मिलती है वैशाली के अलग अलग जगह पर। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ताराडी, चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर, ये सारे के सारे हैं। इसको पॉटरी भी बोला जाता है। पॉटरी का मतलब सीधा सा मतलब है कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको गर्म करके पकाया जाता है। आज के समय में भी बहुत सारे उस प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, लेकिन हालांकि चूँकि अब आर्टिफिशियल इतना है या फिर कहें तो उससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटीज़ के मेटेलिक बर्तन्स अवेलेबल हैं, जिसके कारण लोगों का मिट्टी के बर्तन से
जो कहें तो रुझान घटते जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे जगह पर, जैसे आपने चंपारण मटन का नाम सुना होगा, हांडी मटन, वो स्पेशली मिट्टी के बर्तन के लिए ही वो फेमस है। और कहें तो एक तरह से जितना लोगों ने विकास किया और विकास का जो निगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है लोगों को, फिर से व्यक्ति अपने पूर्व अवस्था की ओर ही लौट रहे हैं। तो वही सारी बातें हैं। तो हमें ताराडीह से देखने को ये सारी बातें, मिट्टी के अलग अलग बर्तन की खुदाई की जाती है। बिहार के मध्य गंगा मैदान में कई ताम्रपाषाण युगीन यानी 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व कलाकृति की खोज की गई है। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि जो मिडिल गंगेटिक प्लेन्स है, गंगा का प्लेन जब हम बता रहे थे शुरुआत में आपको रिवर सिस्टम, तो हमने गंगा के प्लेन के बारे में एक शॉर्टली डिस्कशन किया था कि जब गंगा ऊपर से निकलती है उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड के ऊपर में उसको अपर गंगेटिक प्लेन बोलते हैं। देन हरिद्वार से लेकर के इधर बिहार के मिड बिहार तक उसको बोला जाता है मिडिल गंगेटिक प्लेन। और देन जब गंगा इंटर्ड इन वेस्ट बंगाल, देन दैट इज कॉल्ड लोअर गंगेटिक प्लेन। तो इस कंडीशंस में जब हम देखते हैं तो मध्य गंगा का जो मैदान है, जो कि प्रॉपर अगर देखें तो बिहार में लाइज करता है, तो बिहार में लाइज करने के कारण यहाँ पर ताम्रपाषाण युगीन का मतलब हो गया कि पूरी तरह से कैल्कोलिथिक, यानी कैल्कोलिथिक का मतलब इस समय कॉपर भी है और स्टोन भी है, दोनों के दोनों प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है। यानी स्टोन के भी वो जो वस्तुएं हैं या स्टोन के भी जो टूल्स हैं जिसका यूज किया जा रहा है इसमें, वह भी काफ़ी सटीकता भरा होगा, वह भी काफ़ी तीक्ष्णता भरा होगा और काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का होगा। और इसके साथ साथ इसके पैरेलल में हमें तांबे का प्रयोग भी देखने को मिलता है। और नो डाउट कि जो कैल्कोलिथिक है, तांबा है, वह स्टोन से ज़्यादा मजबूत होता है, जिससे इसका प्रयोग देखने को मिलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि मध्य गंगा घाटी में ताम्रपाषाण युगीन में ताम्रपाषाण युग का हमें सारा का सारा एविडेंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें चिरान जो सारण में है, मनेर पटना, अनूप और चंपा भागलपुर। चंपा रिवर है, जो रिवर हुआ करती थी एक समय, अंग और मगध जनपद को अलग करती थी, यही चंपा रिवर। आज तो बहुत हद तक खत्म हो गया। तो अनूप और चंपा भागलपुर, चेचर, कुतुबपुर, वैशाली, सोनपुर और ताराडीह गया, इन सारे जगह से हमें कैल्कोलिथिक साइट्स के जो एविडेंस हैं हमें बिहार में देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखें आगे, तो इस कालखंड के स्थल में काले और लाल बर्तन वाले तांबे के बर्तन भी पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर एक बात और हमें समझ में आ रहा है कि इस समय में जो कैल्कोलिथिक पीरियड्स है, इस समय में व्यक्ति में कहीं ना कहीं तांबे को मेल्ट करने की प्रवृत्ति आ गई थी, यानी तांबे को गलाने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर आ गई थी। और तभी व्यक्ति इस पूरे कालखंड में जो है कई स्थल पर काले और लाल बर्तन तथा तांबे के बर्तन पाए गए हैं, यानी तांबे के बर्तन बनाए जाने लगे हैं। और तांबे के बर्तन बनाने का सीधा सा मतलब है तांबे को किसी एक सांचे में दे करके, गला करके उसको किसी सांचे में दे करके देन उसका एक सॉलिड फॉर्म तैयार करना। तो यानी कैल्कोलिथिक पीरियड्स में व्यक्ति के पास यह ज्ञान आ चुका था कि किस प्रकार से तांबे के बर्तन का निर्माण किया जा सकता है। आगे हम लोग देखें स्थापत्य शैली ऐतिहासिक युग में कुछ है, और तो ये है हमारा मौर्य काल के पुरातात्विक अवशेष में कुम्हार पटना में स्थित 80 स्तंभों वाले हॉल का खंडहर शामिल है। देखिए ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बच्चे पटना में रह रहे होंगे उनके लिए ये साक्षात दर्शन के योग्य है कि आप कुम्हार में के पटना में जाकर के इस जो महल है, ये जो 80 स्तंभ वाला महल है, ये अब तो खंडहर के रूप में बिल्कुल बदल गया है। तो ये बात जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमें ध्यान रखना है कि बिहार में हमें मौर्य काल के समय का, ये जो है मौर्यन पीरियड्स का के समय का है, जिसमें कहा जाता है कि 80 पिलर्स, और वो भी पिलर्स लकड़ी का हुआ करता था। और इस पिलर्स का खंडहर यहाँ पर अभी भी देखने को मिलेगा, बहुत सारी इस प्रकार की लकड़ियाँ अभी भी मौजूद हैं। और इसकी खुदाई जो है स्नूपर, अल्टेकर और मिश्रा ने की थी। ये सारे के सारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिसके गाइडलाइंस में की जाती है, उनका नाम यहाँ पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके आगे
ये हमारा बिहार परिचय का लास्ट लेक्चर था। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा होगा बिहार का वाटरफॉल। लेकिन दोस्तों उस लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियोज में आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। और इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए और जिस प्रकार एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ रहा है, अपने पढ़ने की इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए और काफ़ी मेहनत से मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।